हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, जिसमें कूलॉम फोर्स का फार्मूला पढ़ा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म है, लेकिन आज चूंकि फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिगर देखेंगे। सबसे पहले ये दो चार्जेज हैं, Q1 और Q2। ये दो चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। मान लिया दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं मान लिया, या दोनों निगेटिव चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, मीन्स Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। आइदर बोथ आर पॉजिटिव, आइदर बोथ आर निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव। तो जाहिर सी बात है पहला चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, सेम एज इट इज दूसरा चार्ज पहले चार्ज को रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की डायरेक्शन क्या होगी? Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा? F1 पे लग रहा है 2 के कारण, तो F1 2। फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलरली चार्ज 2 पर Q1 के नाते इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या होगा? F21। अब डायरेक्शन सेंस को लेंगे, 2 से 1 की ओर ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर R21, और इससे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12। क्लियर हो गया? बाकी तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा ही है कूलॉम्स लॉ को, किन्हीं दो चार्जेज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल और उनके बीच के डिस्टेंस के डायरेक्ट, दोनों के चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। सो फोर्स F12 इक्वल टू, F12 मीन्स फोर्स on charge Q1 due to Q2। चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के नाते फोर्स। अगर कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में लिख देंगे Q1 Q2, स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल लेटर में Q1 Q2 लिख देंगे। के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या शो करेंगे, F12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो ये R1 R21 चार्ज नंबर 1 पे चार्ज नंबर 2 के कारण रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द यूनिट वेक्टर R2 1 होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F21 यहाँ है, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन किससे शो करेंगे, इससे यूनिट वेक्टर R12 से। ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों रिलेशंस, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही जो रिलेशंस हैं वह दोनों कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं। मीन्स इस फोर्स पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में इस इक्वेशन के द्वारा, और इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में इस इक्वेशन के द्वारा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो R12 और R21 की वैल्यू इक्वल होगी, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। सिंस यूनिट वेक्टर R12 इक्वल्स माइनस यूनिट वेक्टर R21, R12 और R21 यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनकी वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शंस उनकी क्या है, निगेटिव अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया गया। इसलिए F12 की वैल्यू माइनस F21 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो F12 इक्वल टू माइनस F21। इससे निष्कर्ष क्या आया, ये इक्वेशन क्या निष्कर्ष देता है, ये रिलेशन क्या निष्कर्ष देता है, ये निष्कर्ष देता है कि जो कूलाम्ब फोर्स है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दो चार्जेज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता, होल्ड कर से वेरीफाई होता है। सो the electrostatic force between two charges holds Newton's थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करता है। इसके अलावा अगर दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हों, दूसरी बात, इफ Q1 into Q2 इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स दोनों का नेचर अपोजिट है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, मीन्स लेस देन जीरो। तब जो फोर्स की डायरेक्शंस होंगी इस प्रकार हो जाएंगी। अब ये Q1 है, ये Q2 है, अब फोर्स जो F12 इस डायरेक्शन में था वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लिया ये माइनस है और ये प्लस है,
मान लिया। तो ये इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स जो F12 होगा वो यहां हो जाएगा। ठीक ऐसे Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इधर हो जाएगा। फोर्सेस की डायरेक्शन जो है इस प्रकार से फिर लिख के आप निकालेंगे। इस प्रकार से ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। इससे निष्कर्ष क्या आया, इसको पढ़ने से आपको लाभ क्या हुआ? जो सबसे बड़ा निष्कर्ष आया वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को लिखने पर, वो पहला लाभ ये हुआ कि ये शो हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स यह फोर्स दोनों चार्जेज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग दोनों के सेंटर्स की तरफ लगते हैं। ये सेंट्रल फोर्स है, यानी पहले चार्ज से दूसरे चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है। यह नेचर सेंट्रल नेचर कहलाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, फोर्स का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया, कहाँ लगेगा। अट्रैक्टिव है तो किधर शो करेंगे, रिपल्सिव है तो किधर शो करेंगे, इस पर। और तीसरी बात, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इस लॉ का, वेक्टर लॉ या कूलॉम लॉ का वेरिफिकेशन भी हो गया कि कूलॉम्स लॉ सत्य है, क्योंकि इसके पहले यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की कसौटी पर यह खरा उतरा। इस प्रकार से ये इसके निष्कर्ष आए, ये इसके लाभ हुए। फिर से मैं रिकैप देता हूँ। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स हो गया? सेंट्रल फोर्स, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है। दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स के अलावा न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन करते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट डाउन। नोट हो गया? चलो भाई। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कराएंगे। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले तो इनके प्रॉपर्टीज से कंपैरिजन इनको कराएंगे। तो कंपैरिजन में पहले हम सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स पे, कुछ तथ्यों पे दोनों फोर्स सिमिलर होते हैं और कुछ दोनों में डिससिमिलरिटीज भी होती हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे। पहला सिमिलरिटी दोनों में, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ये पहली सिमिलरिटी हो गई, दोनों फोर्सेस ही सेंट्रल होते हैं। अर्थात जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों बॉडीज को मिलाने वाले लाइन के एलान, दोनों मासेस को मिलाने वाले लाइन के एलान काम करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के एलान काम करता है। इसलिए कैसा फोर्स है? दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। दूसरा, बोथ होल्ड्स
इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ के का पालन करते हैं, मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिमिलरिटी हो गया। बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं। चौथा, यानी सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों होल्ड करते हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर में है। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों फोर्सेस ही लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं, काफी डिस्टेंस तक दोनों काम करते हैं, लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं। ये तो दोनों की सिमिलरिटी हो गई। और डिसिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों में हम डिसिमिलरिटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। Attractive, but electrostatic is attractive and repulsive। ये पहली डिसिमिलरिटी हो गई। ये पहली डिसिमिलरिटी हो गई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह नेचर में सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर में होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत हायर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये डिसिमिलरिटी हो गई। इस तरह से कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। अब ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ये भी डिसिमिलरिटी हो गई। इस तरह से कुछ डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज देखे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं और नोट कर लें। अब जरा इनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल force between two protons at some distance in vacuum। दो प्रोटॉन हैं जो वैक्यूम में एक दूसरे से कुछ किसी दूरी पे रखे गए हैं। उनके बीच में काम करने वाले ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन स्ट्रॉन्गर होगा, कौन वीकर होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में
जो वैल्यूज हैं वो आप देख लेंगे, जान लेंगे। सबसे पहले तो प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन m p इक्वल टू प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये लर्निंग वैल्यू है, लर्न कर लीजिएगा, याद करिएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस प्रकार से ये वैल्यूज आपने लिख लिया। अब दोनों को पहले, सबसे पहले यह इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालेंगे। ये दो प्रोटॉन हैं, इनके बीच की दूरी मान लिया r है। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। चूंकि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 दोनों ही प्रोटॉन है, वैल्यू सेम हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू प्रोटॉन का चार्ज है और दोनों सेम होंगे तो स्क्वायर हो गया, अपान r स्क्वायर रहने देंगे। कोई डिस्टेंस, सम डिस्टेंस कहा है। सिमिलरली अगर F ग्रेविटेशनल की बात आप करेंगे, F ग्रेविटेशनल इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों ही प्रोटॉन है तो दोनों का मास सेम होगा और m1 m2 आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा G 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 m2 का मान ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू रख दिया और ये आपने ग्रेविटेशनल की वैल्यू रख दिया। अब दोनों डिवाइड कर देते हैं, जरा देखते हैं। Fe अपॉन Fg, मतलब इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, डिवीजन के बाद r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल अप हो जाएगा, इतना अपॉन इतना हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेट अब करेंगे तो यह रेशियो 1.24 इंटू 10⁻36 आता है। 1.24 इंटू 10 आप सर कैलकुलेट करेंगे इसको तो अप्रॉक्सीमेटली 1.24 इंटू 10⁻36 आता है। मीन्स बहुत हायर रेशियो। देखिए, यानी जो Fe रेशियो F ग्रेविटेशनल आया वह 1.24 इंटू 10⁻36 गुना बड़ा होता है। यानी अगर दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना हायर होता। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये। अब इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्या प्रैक्टिस आप करेंगे? इलेक्ट्रॉन
अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। आप इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स को कंपेयर करिएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स को कंपेयर करिएगा, या आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप लोग लगाइएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन खेलिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखिए करके, इसको आप लोग देखेंगे। बातें क्लियर हो गई एकदम कंफर्म? ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद की टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और कूलॉम्स लॉ पे और मल्टीपल चार्जेज के द्वारा फोर्स पे न्यूमेरिकल्स को भी हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।